जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है ये है क्रायोस्कोपी के बारे में। क्रायोस्कोपी ये आपकी जो बुक है, ठीक है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री बाय चौधरी सनाउल्लाह, इसमें ये टॉपिक नंबर 8.7 दिया गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसी सॉल्यूशन का जब फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है, कम हो जाता है, उसका कम होना ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसकी भी हमने इसी तरह की एक इक्वेशन बनानी है। हमने ये मालूम करना है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन का डेल्टा टी एफ यानी लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी तरह का एक हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। जब हम किसी भी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंडेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर आप देखें, ये देखें, इस ग्राफ में सबसे पहले एक प्योर सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट की बात करनी है तो उस सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नोट डाउन करना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नोट डाउन करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉल्वेंट या तो लिक्विड स्टेट में होगा और उसी के साथ साथ वो प्योर सॉल्वेंट आपका सॉलिड स्टेट में भी होगा। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट, हम ये बात जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर उस लिक्विड की फ्रीज, वो लिक्विड फ्रीज भी होता है, सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है, और साथ ही साथ उसी फ्रीजिंग पॉइंट पर उस सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट भी बन रही होती है। यानी वो दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट के अंदर भी। तो हम दोनों की जो वेपर प्रेशर है वो नोट डाउन करेंगे, दोनों का वेपर प्रेशर नोट डाउन करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट की। अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सॉलिड के वेपर्स बनना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, सॉलिड के जो वेपर्स हैं वो बनना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं, वो पैकिंग होती है, उनकी अच्छी पैकिंग होती है, और सॉलिड स्टेट की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं उन मॉलिक्यूल्स, उन एटम्स के दरमियान। तो इसलिए वेपर्स बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड के वेपर्स कम बन रहे हैं। यहाँ से शुरू हुआ, अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज करते गया और यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, और यहाँ से ये आपकी ये सॉलिड की प्योर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट के अंदर लाइन मिलती है। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में होने की वजह से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस सॉलिड की निस्बत कम होती हैं, और जिस वजह से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये देखिए, वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा है। ठीक, अच्छा, अब
हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। यहाँ पे जो हमारे पास प्योर सॉलिड है उसका जो हमारे पास ये यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर का, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट, एंड दिस वन इज द पी नॉट जिस द प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। और ये आपके पास आ जाता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का पॉइंट P, ठीक है। TF फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, और सॉलिड सॉल्यूशन का, और TF नॉट ये आपके प्योर सॉल्वेंट का जो है अपना फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। TF टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और ये आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी ये वो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों वो पॉइंट्स हैं कि जिस पॉइंट पर हमें उतना वेपर प्रेशर मिल जाता है जो फ्रीजिंग के लिए रिक्वायर है, ठीक है। ये दो वो पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं अपने प्योर सॉल्यूशन की, ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये दिया गया है, ठीक है, ये TFS सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया गया TFS सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये, और जो हमारे पास हमारे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अगर आप इस सॉल्वेंट की लाइन को देखें कि इसकी लाइन कहाँ पे लिक्विड स्टेट के सॉल्वेंट को टच करती है, देखिए ज़रा, ये यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे इस पॉइंट बी पॉइंट पे ये प्योर सॉल्वेंट का जो लाइन है वो इस पॉइंट पे जाके इस प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट के लाइन को टच कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पॉइंट पर आपका जो प्योर सॉल्वेंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट अचीव कर चुका है, क्योंकि इस पॉइंट पर लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये देखें लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं इक्विलिब्रियम में, उस टेम्परेचर पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से ये बात भी सामने आ रही है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है और जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम है, ठीक। तो अब हमें यही चीज़ देखनी है कि ये जो चेंज आया है जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ी वैल्यू है टी एफ नॉट, ठीक है, और ये TFS जो है ये छोटी वैल्यू है। तो TF नॉट माइनस TFS ये हमें डेल्टा TF की वैल्यू बताएगा, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वो हमें इस चीज़ से मालूम होगा। अच्छा, अब हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में वही क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हम जब अपनी इस जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन पे अप्लाई करवाएंगे तो PS आपके प्योर सॉल्वेंट सॉरी प्योर लिक्विड और जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। उस पे जो वेपर प्रेशर है, ये देखें ये टेम्परेचर पॉइंट, इस पे जो वेपर प्रेशर है वो PS है, यानी हमारे प्योर सॉल्वेंट का जो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका वेपर प्रेशर है, ठीक है। और जो P है ये मतलब P
ये P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन एट टेम्परेचर TFS, कि TFS टेम्परेचर पर आपके जो सॉलिड सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। यानी अगर आप इस वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इस वेपर प्रेशर पे जो सॉल्यूशन है उसका ये टेम्परेचर, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और जो सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका ये वेपर प्रेशर है जस्ट, ठीक है, क्योंकि सॉलिड इस जगह पे फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा, सॉल्यूशन पहुंच गया, सॉल्यूशन का यही फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड एट TFS, P नॉट क्या है? ये जो P नॉट है ये आपका टेम्परेचर पॉइंट, प्रेशर, वेपर प्रेशर है उस टेम्परेचर पर जो प्योर लिक्विड स्टेट का सुपर कूल्ड लिक्विड है, जिसको हम TFS1 कह रहे हैं। अच्छा, अब क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए हमने वही इक्वेशन अप्लाई करवाई है, ठीक है, सारी वैल्यूज वही डेल्टा HV ओवर R PS ओवर P नॉट, ठीक है, PS ओवर P नॉट आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्वेंट उनका वेपर प्रेशर, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सुपर कोल्ड लिक्विड्स TFS, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कंपेरिजन करना है, डेल HV ओवर R TF नॉट माइनस TFS डिवाइडेड बाई TF नॉट TFS, ठीक है, TFS और TF नॉट ये आपके पास फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के, जिसमें डेल्टा HV ये क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा HV इज द वेपोराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट 1 मोल में मौजूद है, 1 मोल की अमाउंट में, तो उस 1 मोल प्योर सॉल्वेंट को वेपोराइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर है उसको हम डेल HV कह रहे हैं, डेल HV। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स F और B हैं वो एक ही कर्व पे लाई करते हैं, पॉइंट F और B एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, उसमें ये जो डेल्टा HV था उसकी जगह पे हम डेल्टा HS लिख सकते हैं, यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है? जब हम 1 मोल कोई भी सॉलिड स्टेट की चीज लेते हैं सॉलिड स्टेट में, और उस सॉलिड स्टेट को डायरेक्ट वेपोराइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर है उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके पास सॉलिड सॉल्वेंट है, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, उसको आपने हीट करना है और डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें कितनी हीट रिक्वायर होगी? अगर वो 1 मोल सॉल्वेंट है उसके लिए हम डेल्टा HS कहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सॉलिड स्टेट की भी बात हो रही थी और इसी लाइन पर लिक्विड स्टेट की भी बात हो रही थी, तो हम डेल्टा HV भी लिख सकते हैं और डेल्टा HS भी लिख सकते हैं, F और V सेम कर्व की वजह से। अच्छा, अब मेरे पास डेल्टा HS बन गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद नेक्स्ट हाँ जी, इसके बाद अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, जो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, उनमें 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन बनेगी फाइनल, ln P ओवर P नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा HF R इंटू डेल्टा TF माइनस डेल्टा TS TF नॉट TS। अब देखिए ज़रा ये इन चीज़ों को देखिए ज़रा, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको मैं ज़रा यहीं पे आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है,
देखिए यहाँ पे पी एस ओवर पी नॉट है, ये पी एस ओवर पी है, ठीक, ये पी एस ओवर पी नॉट और ये पी एस ओवर पी नॉट है। ये वाली वैल्यू पहले आएगी, ठीक है, एल एन पी एस ओवर पी नॉट माइनस एल एन पी एस ओवर पी नॉट बन जाएगा, ठीक है, एल एन पी एस ओवर पी माइनस एल एन पी एस ओवर पी नॉट, ठीक है। अब उसमें जो हमारे पास माइनस का साइन के साथ वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा पी एस के साथ, और आपके पास पी माइनस पी नॉट बचता है, ठीक है। तो उसको हम जब इन्वर्स करेंगे तो ये पी ओवर पी नॉट बन जाएगा, ठीक है। इसमें डेल्टा एच एस और माइनस डेल्टा एच वी आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी, ठीक है। मैं ये देखता हूँ यहाँ पे दूसरी अगर इक्वेशन फॉर्म है तो मैं आपको वहाँ से देख के बताता हूँ। मेरे पास अगर रिटर्न फॉर्म में है तो मैं उसको ओपन करता हूँ ताकि आपको यहीं पे समझ आ जाए। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, मिल गया। ये यहाँ पे ये सॉल्व हुआ है, तो ये पॉइंट अगर आप यहाँ से भी कॉपी कर लें तो आपको थोड़ा इजी होगा समझने में भी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक पी ओवर पी नॉट है और इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक पी ओवर पी एस है, ठीक। अच्छा, और सर इक्वेशन नंबर 2 तो पी एस ओवर पी नहीं है। हाँ, इसमें अगर एक्चुअली पता क्या, इसमें डॉक्टर जमशेद साहब ने ना जो पॉइंट्स लिखे हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट हैं, पी पी नॉट पी एस, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप ग्राफ को देखें, वो पी एस की वैल्यू इधर आ रही है आपके जो बुक के अकॉर्डिंग ग्राफ है उसमें पी एस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो है ना वैल्यूज़ वहाँ पे ऊपर नीचे हैं बुक में, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो इस वजह से जो है ना वो डिफरेंट आ रही है। बात एक ही है, ठीक है। ये देखिए ना यहाँ पे वो उन्होंने वैल्यूज़ के मुताबिक उन्होंने लिया है ना, पी एस इसको कह दिया, ठीक है, और पी नॉट इसको कहा है, पी इसको कहा है, और फिर टेम्परेचर पॉइंट्स भी उन्होंने टी और टी नॉट से ज़ाहिर किए हैं, ठीक है। तो आप करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, टी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, पी को कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे पी एस कहा गया है। टी वो टेम्परेचर पॉइंट है जिस पे हमें वेपर प्रेशर मिलता है सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, विच इज़ पी एस कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर टेम्परेचर टी वही पॉइंट है जिस पे हमें वेपर प्रेशर मिलता है प्योर सुपर कोल्ड लिक्विड सॉलिड लिक्विड स्टेट का, विच इज़ पी नॉट। ये देखिए टी टेम्परेचर और ये पी नॉट, ठीक है। तो ये टी टेम्परेचर पे पी एस और पी नॉट दिया गया है, और इस टेम्परेचर टी नॉट पे उन्होंने पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने इक्वेशंस भी उसी तरीके से बनाई हुई हैं, ठीक है। एल एन पी ओवर पी नॉट एल एन पी ओवर पी एस, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जो आपकी बुक पे बना है उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, दोनों इक्वेशंस ठीक है, ठीक है। जस्ट वो पी और पी नॉट से वो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, जस्ट उन्होंने नाम डिफरेंट रखे हैं। अच्छा, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन टू में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो माइनस के लिए देखिए एल एन पी ओवर पी
ln p ओवर पी एस। अब ये आपको पता है कि एक मैथ का रूल है कि जो वैल्यू डिवाइड में लिखी जाती है नेचुरल लॉग में, जो वैल्यू डिवाइड में होती है आप उसको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वैल्यू है ln p ओवर पी नॉट है। ठीक है, आप p ऊपर है नोमिनेटर में, आप उसको प्लस में लिख सकते हैं। जो वैल्यू डिवाइड में है आप उसके साथ नेचुरल लॉग लगाकर माइनस में लिख सकते हैं, ln p माइनस पी नॉट। तो हमने पहली वाली जो वैल्यू है ये सारी ln p ओवर पी नॉट, ln p माइनस पी नॉट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली ln p ओवर पी एस, इसमें ये न्यूमिनेटर में है, ये प्लस में आएगा। ठीक है, और ln पी एस जो है ये डिवाइड में, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। तो हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम 1 में से। तो 1 पहले आएगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 आपकी बाद में आएगी, माइनस ln p माइनस पी एस। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज भी हमने माइनस करनी है। इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखेंगे ये सारी, माइनस लिखकर इक्वेशन नंबर 2 की जो सेकंड है वो हम लिखेंगे। हाँ जी, अब उसके बाद हमने इसको देखना है कि यहाँ पे ये देखें टी नॉट माइनस टी, टी नॉट टी, ये इधर भी है और ये वाली वैल्यू यहाँ भी है। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट वाली टर्म को कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा ये आर, ये भी कॉमन लिया जा सकता है। तो आर को भी कॉमन ले लिया, एक बार लिखा, और आपके पास ये जो टी नॉट माइनस टी ओवर टी नॉट टी, ये भी हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट वाली टर्म। सिर्फ ये डिफरेंट है, डेल एच वी माइनस डेल एच एस, ये इसको हम ऐसे लिख देंगे, डेल एच वी माइनस डेल एच एस। अब यहाँ पे देखें जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसमें माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस यहाँ पे माइनस एल एन पी बन जाएगा। ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस एल एन पी ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये एल एन पी और ये वाला एल एन पी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में है। अब यहाँ पे ये वैल्यू प्लस के साथ है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू माइनस के साथ है। तो आप ये रूल जानते हैं कि अगर वैल्यू प्लस में हो नेचुरल लॉग लिखा हो और दूसरी वैल्यू माइनस में हो नेचुरल लॉग लिखा हो साथ, तो आप नेचुरल लॉग को कॉमन लेके प्लस वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर में और माइनस वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो हमने ऐसे किया, पी एस ऊपर प्लस में और ये जो एल एन पी नॉट है ये हमने डिवाइड में लेकर माइनस डिवाइड में ले लिया। ठीक, अच्छा अब दूसरा काम, यहाँ पे लिखा है डेल एच वी माइनस डेल एच एस। हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं बाहर। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो देखिए ये माइनस का साइन मैंने बाहर लिखा, ये माइनस का साइन बाहर लिखा, और डेल एच एस जिसके साथ ये माइनस था उसके साथ अब प्लस हो जाएगा, और डेल एच वी जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस आ जाएगा। अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको वही इक्वेशन मिल जाती है वापस। देखिए माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस डेल एच एस बन जाएगा, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये प्लस डेल एच वी बन जाएगा। तो प्लस डेल एच वी माइनस डेल एच एस वही रकम। जैसे हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया बाहर, अपनी आसानी के लिए हमने सॉल्व करना है। यहां बन गई इक्वेशन डेल एच एस माइनस डेल एच वी, ये किसके बराबर है, डेल एच एफ के बराबर है। डेल एच एफ मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इसे कहा जाता है, डेल एच एफ। अब इस डेल एच एस माइनस डेल एच वी की जगह हम डेल एच एफ लिख सकते हैं, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, आर डिवाइड में है, टी नॉट माइनस टी डिवाइडेड बाई टी नॉट टी आ जाएगा। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब हम वही रोल्स लॉ लगाएंगे। सॉल्यूशन क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बयान करने जा रहे हैं और सॉल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसके मुताबिक हम ये लिख सकते हैं रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी एस ओवर पी नॉट। ठीक है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको पी एस ओवर पी नॉट, जिसे हम आपकी बुक में पी ओवर पी नॉट लिखा गया है। ठीक है,
ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, डेल एच एफ ओवर आर टी एफ माइनस टी नॉट माइनस टी एस, ठीक है। और इसमें फिर वही डेल्टा एच एफ भी बना लिया हमने। अब यहाँ पे पी ओवर पी नॉट लिखा है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, आप इसमें पी एस ओवर पी नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लें, पी एस ओवर पी नॉट, पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू। ये हमने पढ़ा था पीछे, लास्ट लेक्चर में भी हम करके आए हैं, ठीक है। पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड विच इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू, ठीक है। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाती है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी से हम निकालते हैं ये वैल्यू 1 माइनस x2। अब इस x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 हम पुट कर सकते हैं, तो पी एस ओवर पी नॉट जहाँ पे लिखा है ये, उसकी जगह पे हम 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की गई है, इसलिए t ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो इस वजह से t और t नॉट जो जो डिवाइड में है उसको हम t नॉट का स्केयर लिख सकते हैं। जैसे हमने कल की जो हमारी इक्वेशन डिराइव की थी उसमें भी हमने यही काम किया था। उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की, ln 1 माइनस x2 बन गया, ठीक, और ये बन गई माइनस डेल एच एफ ओवर आर मल्टीप्लाई डेल टी एफ डिवाइडेड बाई टी नॉट का स्केयर। अब हम ये बात जानते हैं कि हमने कल एक इक्वेशन को एक्सपेंड किया था ln 1 माइनस x2 को, x2 की वैल्यू बहुत छोटी होती है, देयरफॉर हम ये कहते हैं कि 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस x2 के बराबर है, ठीक है। हमने कल देखा था कि माइनस x2 प्लस माइनस x2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर एंड अप टू सो ऑन, लेकिन वो सारी वैल्यूज निगलेक्ट करके हम ये कह देते हैं कि ln 1 माइनस x2 की वैल्यू है माइनस x2, तो हम इसकी जगह पे माइनस x2 लिख सकते हैं। माइनस x2 हमने लिखा इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही डेल्टा टी एफ आ गया, डेल्टा एच एफ और आर डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई टी नॉट का स्केयर। इसमें ये माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और हम डेल्टा टी एफ को सेपरेट कर लेंगे। डेल्टा टी एफ के अकॉर्डिंग आर टी नॉट स्केयर ओवर डेल्टा एच एफ मल्टीप्लाई एक्स का स्केयर, एक्स टू जो कि मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की, उसकी वैल्यू होती है n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। डाइल्यूट सॉल्यूशन की वजह से जो n2 की वैल्यू डिवाइड में है वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि n2 की वैल्यू बहुत छोटी होगी। इसको निगलेक्ट कर दें तो आपके पास सिर्फ n2 डिवाइड बाई n1 बचता है, n1 which is equal to w1 over m1 and n1 is equal to w1 over m2, ठीक है। सॉरी, ये हमने कल भी फार्मूला बनाया था, ठीक है, ये वाला, ठीक। अच्छा, उसके बाद इस इक्वेशन को हमने x2 को, ये जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पुट किया w2 ओवर w2 m1 w1 m2, ठीक है। w मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और m जो है ये मोलर मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इक्वेशन में ये जो m1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम ये डिवाइड के डिवाइड में ले आए, देखिए ये देखिए डेल्टा एच एफ के डिवाइड में आ गया, यहाँ पे था, इसको हम यहाँ पे डिवाइड में लेके आ सकते हैं, तो डेल्टा एच एफ ओवर m1 ये बराबर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के इक्वल है। अब हम इस इक्वेशन के अंदर 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, 1000 से इधर मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, तो आपके पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा और साथ ही साथ आपके पास मोलैलिटी की इक्वेशन बन जाएगी। ये देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाया और इसमें 1000 से डिवाइड करवा दिया, ठीक है, और
ये सारी टर्म आपके पास एक कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी नॉट का स्क्वायर, एल एफ 1000, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसको हम के एफ कह देंगे। और 1000 को जो W2 से मल्टीप्लाई करवाया है, एक्चुअली ये W2 जो है मैथ्स हमने ग्राम्स के अंदर लिया है, कल हमने ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया था ना, क्योंकि हमने वो जो मैथ्स लिया था वो किलोग्राम में लिया था, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू लिया था। तो अगर किलोग्राम में लेंगे तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी W2 यानी कि मैथ्स ग्राम्स के अंदर लेते हैं तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू अब मोलैलिटी के बराबर आ जाती है, इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, जिसमें हमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एम मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, वही यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो क्रायोस्कोपी कांस्टेंट, ये जो के एफ है इसको डिफाइन करना है, के एफ क्या है। क्रायोस्कोपी कांस्टेंट जैसे हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। के एफ इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन हमने करनी है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 1000 मल्टीप्लाई W2 ओवर M2 W1, ठीक है। लेट हम अगर सोल्यूट के मोल्स लेते हैं 1 मोल, सोल्यूट का 1 मोल का मतलब होगा W2 ओवर M2 की वैल्यू 1 के इक्वल है। W1 आपके पास 1 किलोग्राम हो यानी 1000 ग्राम हो तो डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर होगा। देखिए W2 ओवर M2 इन दोनों की वैल्यूज क्या हो गई है 1, इसकी जगह तो ये खत्म हो गया, समझो ये 1 हो गए दोनों। अब रह गया ये 1000 और डिवाइड में ये W1। तो अगर हम W1 की वैल्यू 1 किलोग्राम लेते हैं यानी 1000 ग्राम के अंदर ले लेते हैं तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे और 1000 इस 1000 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ डेल्टा टी एफ और के एफ रह जाएंगे। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, इसका मतलब ये है कि के एफ फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विच वुड बी प्रोड्यूस, जिसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी ऐसा फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 मोल सोल्यूट को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में ऐड करके, ठीक है। नहीं जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आप 1000 ग्राम बीकर लेते हैं, 2 वाटर के बीकर्स हैं, 1000 ग्राम उसमें वाटर पड़ा हुआ है दोनों के अंदर, ठीक है, और उसमें आप 1 मोल सोल्यूट ऐड करते हैं, एक में यूरिया डाल देते हैं 1 मोल, दूसरे में आप 1 मोल ग्लूकोज डाल देते हैं, तो जो बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा उनका वो भी डेल्टा टी एफ यानी सेम होगा, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का चेंज सेम होता है उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज भी दोनों के लिए सेम होगा, कांस्टेंट होगा। वो डिपेंड इस बात पे नहीं कर रहा कि वो ग्लूकोज का सोल्यूशन है या वो यूरिया का सोल्यूशन है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें 1 मोल अमाउंट मौजूद है, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं सोल्यूट के दोनों सॉल्यूशंस के अंदर। इसलिए दोनों के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज है वो सेम वैल्यू के साथ होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं। सोल्यूट की वैल्यूज को हमने W2 ओवर M2 के साथ रिप्रेजेंट किया था, M2 मॉलिक्यूलर मास था, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, तो इस वैल्यू के साथ हम M2 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये वही हमने P ओवर P नॉट, आपके रॉल्स लॉ, फिर x1 की वैल्यू, x1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो आती है 1 माइनस x2, तो हम P ओवर P नॉट की जगह 1 माइनस x2 पुट करेंगे। ये देखिए P ओवर P नॉट की जगह हमने 1 माइनस x2 पुट कर दिया। उसके बाद हमने
एक्सपेंशन लगाई और हमें पता चला कि बाकी सारी वैल्यूज़ को निगलेक्ट करके -x2 के बराबर है, तो हमने सिर्फ -x2 उसकी जगह लिख दिया ये। अब इसमें डेल्टा एच एफ ओवर आर है, ठीक है, डेल्टा टी एफ माइनस टी एस और टी एफ नॉट टी एस, जिसमें ये टी एफ माइनस टी एस जो है ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा टी एफ को, टी एस और टी नॉट, ये टी नॉट का स्केयर है क्योंकि ये सोल्यूशन वेरी डिल्यूट है, टी नॉट का स्केयर हो गया, ठीक है। टी एफ आप लिख दें, टी एफ नॉट का स्केयर हो गया और ये डेल्टा टी एफ के बराबर है। ऊपर डेल्टा टी एफ आ गया और नीचे आपके पास डेल्टा टी सॉरी टी नॉट का स्केयर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरल हमारे पास -x2, ठीक है, माइनस, अब ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस भी कैंसिल हो गया, अब माइनस खत्म हो गया जी। उसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू को हमने सेपरेट करना है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। इसमें x2 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, इस n2 को निगलेक्ट किया क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन की वजह से, तो पीछे आपके पास n2 डिवाइडेड बाय n1 रह गया, ठीक है। अब हमने वही इक्वेशन अप्लाई की उसमें m ओवर n1, यानी कि जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आप उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट 1000 ग्राम लेते हैं और उस 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट ऐड करते हैं, तो यही उसकी मोलैलिटी बन जाएगी सोल्यूशन की। तो हम इस n2 की जगह पे मोलैलिटी लिख सकते हैं, ये देखिए n2 की जगह पे हम मोलैलिटी लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड्स ठीक हैं जो आप लगाना चाहें। m आ गया, मोलैलिटी डिवाइड बाय n1, ठीक है। अब आपके पास हमने ये जो हमारे पास पूरी टर्म है इसको के एफ कह दिया, ठीक है। उसमें हमने दूसरे तरीके से किया है कि 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड और हमने m1 को डिवाइड करवाया, उसको एल एफ बनाया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बनाया। तो आप इस तरीके से भी इसको के एफ के बराबर कह सकते हैं। दोनों मेथड्स ठीक है, ठीक है, आपकी दोनों चॉइस ठीक है, जैसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो आर टी एफ नॉट का स्केयर डेल्टा एच एफ n1 ये हमारे पास के एफ के बराबर आ गया, इक्वेशन नंबर 7 बन गई। के एफ इसको जहाँ पे पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एम मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय एम मोलैलिटी। यहाँ से डेल्टा टी एफ हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि वो मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, एंड डिपेंड्स अपॉन ओनली द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास m मोलैलिटी, ये 1000 मल्टीप्लाइड W2 ओवर W1 m2, इस वैल्यू को आप मोलैलिटी की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। इसमें हम m2 को सेपरेट कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं उस सोल्यूट का इस इक्वेशन से। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ which is directly proportional to molality of solution and does not depend upon the nature of solute। मैंने अभी आपको बताया भी है कि वो सोल्यूट अगर ग्लूकोज है या यूरिया है, दोनों पे डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यानी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। के एफ ये इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन और नेचर ऑफ सोल्यूट के, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सोल्यूट की और नेचर क्या है सोल्यूट की, उस दोनों पे ये के एफ की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल के एफ की जो वैल्यूज हैं वो एग्री करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, यहाँ से ये बात सामने आती है। इसके अलावा मोलर वैल्यूज दी गई हैं, एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज करें, उसके अंदर आप कोई भी ग्लूकोज ऐड कर दें 1 मोल या फ्रुक्टोज ऐड कर दें 1 मोल या फिर आप उसमें यूरिया ऐड कर दें 1 मोल, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट के एफ कांस्टेंट वो यही रहता है 3.90, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास ये मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है।
फ्रीजिंग पॉइंट को नोट डाउन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? एक है बैकमैन मेथड, ठीक है, बैकमैन्स मेथड है, ये ऑपरेटर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें मालूम करते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया है, ठीक है, वो कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, बैकमैन्स मेथड, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। ऑस्मोसिस, ठीक है, और सॉरी ये नहीं, यहाँ पे नहीं दिया गया, चल यहीं पे बुक में ही है आपको आपकी, ठीक है। बैकमैन्स मेथड है फ्रीजिंग पॉइंट को नोट डाउन करने के लिए जी। रास्ट कंफर्म मेथड नहीं आती, बस ये बैकमैन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी को बस कर लेना आपने, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, समझ लीजिए, अगर इसमें से कोई चीज़ मुश्किल लगे तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, इसके बाद लास्ट टॉपिक है ये आपका ऑस्मोसिस क्या है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर सॉल्वेंट concentration to lower solvent concentration is called osmosis। किसी सॉल्वेंट का हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये एक ऑपरेटस है जिसमें हमने एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क बीकर है, और इसमें आपके पास एक मौजूद है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें आपके पास ये वाटर मौजूद है, ठीक है। इसमें शुगर सॉल्यूशन यानी कि ये जो हमारे पास राउंड बॉटम बीकर है ऊपर जो लगा हुआ है इसके अंदर, इसमें शुगर सॉल्यूशन है, यानी कि पानी भी है और इसमें शुगर मौजूद है, ठीक है। यानी सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इसमें मौजूद है। इसको हमने एक बीकर के अंदर डिप किया है और इस बीकर के अंदर सिर्फ वाटर मौजूद है, सिर्फ वाटर मौजूद है। इसके अंदर कोई और सोल्यूट मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर मौजूद है। तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इस बीकर के अंदर ज़्यादा है और इस राउंड बॉटम बीकर के अंदर क्योंकि सॉल्यूशन बना हुआ है तो इसमें कम है, वाटर की अमाउंट इसमें कम है। इसकी निस्बत, इस बीकर की निस्बत इसमें वाटर की अमाउंट कम है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ वाटर ही वाटर है, ठीक है। और इस राउंड बॉटम के अंदर वाटर भी है और शुगर भी है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो प्योर वाटर यानी वाटर के जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बीकर के अंदर जाना चाहते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर आने जाने की इजाज़त दे सकती है, लेकिन सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको ये अलाउ नहीं करती कि वो बाहर जा सकें, ठीक। तो इसमें हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने की इजाज़त दे रही है, और सोल्यूट के पार्टिकल इसमें बाहर, यहाँ क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल तो सिर्फ अंदर है, इस बीकर के अंदर है, तो वो इससे बाहर नहीं आ सकते। तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम। तो अब हम ये बात हमने ये देखी, अब नहीं देखें डेफिनेशन को देखें दोबारा। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, कि देखें कि आपके पास सॉल्वेंट इस बीकर में ज़्यादा है और इस बीकर में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और इस बीकर में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? सॉल्वेंट अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर मूव करेगा, और जैसे ही अंदर वाटर बढ़ने लग जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो इनिशियल लेवल है ये बढ़ने लग जाएगा, पानी का लेवल ऊपर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते एक फाइनल लेवल पे जाके रुक जाएगा, रुक जाएगा। उसका मतलब ये होगा
कि अब ये वो पॉइंट हमें मिल गया है कि जिसमें जो जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं उतने ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर भी आ रहे हैं। इस बीकर से अंदर जा रहे हैं और उसी बीकर के बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं प्रेशर लगा रहे हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया ना, एक इक्विलिब्रियम आ गया जिसमें आपके पास जो लेवल है वो उसी पे रुक गया है। ठीक है, एक लेवल पे जाके रुक गया है पानी का लेवल, जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि जितने अंदर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं वाटर के सॉल्वेंट के, उतने ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर भी आ रहे हैं। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दो प्रेशर लग रहे हैं। प्रेशर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, दो तरह के प्रेशर। कौन कौन से? एक है वाटर मॉलिक्यूल जो इस बीकर से अंदर की तरफ जाने के लिए प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इस प्रेशर को हम कहेंगे हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेशर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोलिक प्रेशर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके वो अंदर जाना चाह रहे हैं, ये हाइड्रोलिक प्रेशर। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस बीकर के अंदर मौजूद हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो इस बीकर से बाहर जाना चाह रहे हैं, इसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले क्या था? पहले इनिशियल लेवल पे हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा था, ऑस्मोटिक प्रेशर कम था। हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा था, सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन फिर एक लेवल आ गया कि जब पानी का लेवल बढ़ना रुक गया, इसका मतलब अब मजीद वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर, जितने अंदर आ रहे हैं उतने ही बाहर भी जा रहे हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों जिस पॉइंट पर इक्वलाइज हो जाते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो उस पर आपका फाइनल लेवल रुक जाता है। इस सारे प्रोसेस को ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, ये 1748 में नोलेट आपका ये साइंटिस्ट था जिसने पहली बार इस प्रोसेस को स्टडी किया था और इसकी ये थिसल फनल से इन्होंने सारी ये डिस्कशन की थी। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन ये था ऑस्मोसिस, ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर सॉल्वेंट concentration area to lower solvent concentration area is called osmosis. Semi-permeable membrane, a thin layer which permits passage of only one type of molecules, generally the solvent molecules. ये कैसी हो सकती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? फिश ब्लैडर, ठीक है, या लाइनिंग ऑफ फिश शेल्फ, या सिलोफेन। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं जिनको आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज जो पर्सन था उसने इसको पहली बार 1748 में डिसाइड किया, ठीक है, स्टडी किया। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द excess pressure which must be exerted on the solution side. जी बेटा, क्या पूछ रहे हैं? एग्जांपल्स आ रही हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन नीचे वाला नहीं करना, ये वाला रीजन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम, वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो राइज हुआ है, ये बढ़ गया है, कॉलम का जो लेवल है ये इंक्रीज हुआ है। इसकी रीज़न क्या है कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बीकर से अंदर हमारी थिसल फनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो वाटर का लेवल है, सोल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वो यही पूछा गया कि यही बताया गया रीज़न फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन द कॉलम। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो इस बीकर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? डेफिनेशन, पहले
हम डेफिनेशन देखें जरा एक बार। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड, जो सॉल्यूशन साइड की तरफ एक्सर्ट हो रहा है। देखिए ये सॉल्यूशन साइड, ये हमारी सॉल्यूशन साइड है, इसकी तरफ एक्सर्ट हो रहा है। देखिए इसकी तरफ से एक्सर्ट हो रहा है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। In order to check the flow of solvent molecules towards the solution side, when both are separated by a semi-permeable membrane, कि solvent molecules का जो flow है उसको देखने के लिए, solvent molecules hydraulic pressure के साथ अंदर की तरफ move कर रहे हैं, तो इसके flow को देखने के लिए जो osmotic pressure apply हो रहा है वो हमें बताएगा कि वाटर का जो लेवल है जब वो रुक जाएगा तो हम कहेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी सॉल्यूशन की तरफ से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर वो अब हाइड्रोलिक प्रेशर के इक्वल हो चुका है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोलिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, आपका फाइनल लेवल मिल जाता है। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, बस यहाँ तक, ये ऑस्मोटिक प्रेशर यहीं तक खत्म हो जाता है ये टॉपिक आपका, ठीक है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करती है इस चीज़ को समझ लें ज़रा। मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए वो ड्रॉ हुआ मिल गया, मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ है उसको। जिनके पास ये नोट्स हैं आप नोट से भी तैयार कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये भी डिपेंड करती है कि आपके पास नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। देखिए यहाँ पे जब सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद कम होगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो जहाँ यहाँ पे आके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे आके स्ट्राइक करें, अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम है, एक आधी है कोई, ठीक है, तो फिर तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, और जो हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा था प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो इस साइड से सॉल्वेंट साइड से अंदर की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है, सॉल्वेंट साइड से अंदर की तरफ मूव कर रहे थे, उनके लिए सामने से ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम है। सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो तो आके यहाँ पे बैठ जाते हैं आराम से, वो तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रेशर लगाने ही नहीं देते। तो अगर सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनको मौका मिल जाएगा, वो ज़्यादा अंदर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि ऊपर से प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा। ऊपर से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कब ज़्यादा अप्लाई हो सकता है, जब आपके पास इस लेयर पे सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद कम से कम होगी, तो सॉल्वेंट के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे आके स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे और अपना प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर जाने के लिए ज़्यादा तगोदो करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा अंदर जा नहीं सकेंगे, ठीक। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूट की नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कम होने पर ज़्यादा अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे।
तो जो फनल के ऊपर हमारे पास राइज मिलता है वो कम मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास सॉल्वेंट के सोल्यूट के पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पे, तो फिर आपके पास जो फनल के ऊपर राइज है वो आपको कम मिलता है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये यहाँ तक आपने करना है, ठीक है जी। ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। बस आपका मैं बताता चलता हूँ कि मिड टर्म में